बर्फी देवी की दो बहुएं होती हैं। एक का नाम था रजनी और दूसरी का नाम था कल्याणी। रजनी रूप रंग से बहुत गोरी और सुंदर होती है, वही दूसरी तरफ कल्याणी निहायत ही काली। बर्फी देवी का बेटा राघव और कल्याणी दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और उम्र के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदलती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। बर्फी देवी को कल्याणी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, इसीलिए वो हमेशा उसका तिरस्कार ही करती है। वाह 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 रजनी बहू, एकदम लल्लन टाप लग रही है तुम तो। आज तो पूजा में जितनी भी औरतें आएगी सब की सब हम दोनों ब्यूटीफुल सास बहू को देखकर जल जल कर राख हो जाएगी। यस माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी वहां पर भोग प्रसाद लेकर कल्याणी आती है। माँ जी, ये लीजिए प्रसाद, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, तब तक पंडित जी और मेहमान भी आ जाएंगे। अरे काली कलोटी, काले मुंह वाली, कहाँ और किसके लिए तैयार होने जा रही है तू? माँ जी, आज घर में हवन है ना, इसीलिए तो तैयार होने जा रही हूँ मैं। अब रजनी भाभी के पति यानी जेठ जी तो विदेश में है, इसीलिए मुझे और राघव जी को ही पूजा में बैठना होगा ना। नहीं, खबरदार, अगर तू हवन में अपनी ये काली मनुष्य शक्ल लेकर आई तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन माँ जी, काले तो कृष्ण भगवान भी थे ना। एक तरफ कान्हा जी की पूजा और दूसरी तरफ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो आप? अरे चुप, कृष्ण भगवान काले नहीं नीले थे। बढ़िया ही तैयार होने, काला टीका है तू अगर दुनिया भर का सारा मेकअप भी लगा लेना तो भी सुंदर नहीं दिख पाएगी। देख अपनी जेठानी को, एकदम दूध और मलाई की तरह गोरी है और तू डांबर की तरह एकदम काली। कल्याणी को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो सीधे अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। एक दिन जब मोहल्ले में रजनी और बर्फी देवी सब्जी खरीद रहे होते हैं, तभी वहां पर कल्याणी रजनी का फोन लेकर आती है। रजनी भाभी, ये लीजिए आपका फोन। आप फोन अंदर ही भूल गई थी। आपकी माँ का फोन है, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो इतनी सी बात के लिए यहाँ तक दौड़े भागे आने की क्या जरूरत थी? कल्लो कही की। हाय हाय, देखो तो ये बर्फी देवी की छोटी बहू तो एकदम काले जामुन की तरह काली है। क्या बर्फी देवी, एक बहू काली तो दूजी गोरी, क्या नसीब पाया है आपने। इस काली लड़की को देखकर तो बहुत डर लगता है, कितनी बदसूरत और डरावनी शक्ल है इसकी। अब क्या करूं बहनों, मेरे भाग ही फूटे। अरे काली कलमुई, चल दफा हो जाए यहाँ से, वरना एक खींच कर लगाऊंगी ना तो सीधे मायके में ट्रांसफर हो जाएगी। बर्फी देवी कल्याणी के मन को ठेस पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे हमेशा ताने देते रहती। एक दिन सुबह गलती से कल्याणी के पराठे जल जाते हैं। ये कैसे जले हुए काले पराठे बनाए हैं तूने? लग तो बिल्कुल तेरी तरह रहे। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये पराठे तो बिल्कुल इस कल्लो की तरह ही लग रहे हैं। माफी चाहती हूँ माँ जी, वो गलती से हो गया। अरे इस पृथ्वी पर तो तू सिर्फ गलतियां करने ही आई है। अब शकुनी काली कलमुई, बस करो माँ। जब देखो तब मेरी बीवी को उसके काले रंग के कारण कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। अबे ओ चूसे, नल्ले नान कटाई, ज्यादा जबान मत चला। बड़ा आया जोरू का गुलाम, माँ का पल्लू छोड़कर अपनी काली बीवी का काला पल्लू थामना सीख गया है। पता नहीं किस जले हुए खेत से उठाकर लाया है इस काली शक्ल वाली लड़की को। अपनी सास की बातें सुनकर कल्याणी को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन बर्फी देवी एक दूर के रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही होती है।
जी जी, हाँ हाँ, मेरी एक ही बहू है, एकदम पूर्णिमा का चांद है वो। जी जी, जी हाँ, मैं अभी तस्वीर भेजती हूँ। नहीं नहीं, राघव ने तो शादी की ही नहीं अभी तक। हाँ। माँ जी, आपने उनसे ये क्यों कहा कि राघव जी अब तक कुंवारे हैं, जबकि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ? हाँ तो फिर क्या करूं मैं? तेरी काली तस्वीर बेच के कटवा लूं अपनी बच्ची कुची नाक, चुड़ैल कही की। तेरा नाम कल्याणी नहीं, कालिनी होना चाहिए, काली कालिनी। ओ काली देवरानी मैडम, जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, और हाँ, उसमें दूध डालना। अपनी तरह काली कॉफी बनाकर मत लाना। ठीक है भाभी, अभी लाती हूँ। बेचारी कल्याणी रसोई में जाकर कॉफी बनाने लगती है। एक दिन जब कल्याणी का जन्मदिन होता है, तभी सास और जेठानी दोनों उससे भरपूर काम कराते हैं, और शाम में सास उसके लिए एक गिफ्ट लाती है। हैप्पी बर्थडे बहू, ये ले, ये तेरे लिए तोहफा। अरे वाह माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल्याणी उस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखती है कि उसमें काली साड़ी, काली चूड़ियां और काले रंग का श्रृंगार का सामान होता है। कल्याणी उस गिफ्ट को देखकर बहुत उदास होती है, और उसका उतरा हुआ चेहरा देख सास और जेठानी उस पर खूब हंसते हैं। एक दिन उनके घर पर घर मालिक आता है। नहीं राघव, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को और मोहलत नहीं दे सकता। पिछले महीने भी तुम लोगों ने घर का किराया नहीं भरा, और इस महीने भी वही सेम ड्रामा है। बात को समझने की कोशिश कीजिए अंकल। रिसेशन की वजह से मेरे भाई की सैलरी नहीं हुई है, और यहाँ पे मेरा भी बिजनेस नहीं चल रहा। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे आज के आज पैसे चाहिए ही चाहिए, वरना अभी के अभी एक घर खाली करो। अबे ओए बॉटल के बिछड़े हुए ढक्कन, तेरी ऐसी की तैसी। एक बार बोला हुआ तुझे समझ में नहीं आता क्या? अरे टकले, तेरा पैसा दे देंगे, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं हम। इडियट नॉनसेंस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस अभद्र भाषा में बात करने की? माफ कीजिए काका जी, लेकिन आप शांत हो जाइए। मैं भाभी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप ये लीजिए, ये आपका पसंदीदा शरबत है ना, ये पीजिए। काका, हमें यहाँ रहते हुए 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और इतने सालों में ये पिछले महीने से ही ये प्रॉब्लम आया है, वरना हमने कभी आपको किराए के लिए कभी परेशान नहीं किया है। लेकिन कल्याणी बिटिया। काका जी, अगर आपने अभी मुझे बिटिया कहा है तो प्लीज हमें एक आखिरी मोहलत दे दीजिए ना। मासूम कल्याणी की बातें सुनकर घर मालिक का विचार बदल जाता है, और वो उन्हें मोहलत दे देता है। बर्फी देवी, मैं बस आपको इस छोटी बहू के कारण ही एक आखिरी मोहलत दे रहा हूँ, वरना आपकी ये बड़ी बहू की बातें सुनकर तो मैं आपको इस घर से निकालने ही वाला था। रजनी, सुंदर होने से कुछ नहीं होता, गुण और संस्कार से ही एक व्यक्ति की असली सुंदरता झलकती है। इतना कहकर घर मालिक वहां से चला जाता है। बर्फी देवी को अपनी गलतियां समझ आ जाती है, और वो इस बात के लिए कल्याणी से माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, सारी गलती तो मेरी ही है। मैंने ही अपने दोनों बहू में रंग को लेकर भेदभाव किया, लेकिन तूने आज ये साबित कर दिया कि काला रंग हो या गोरा रंग, संस्कार और गुणों से बढ़कर कोई सुंदरता नहीं। बस माँ जी, आप माफी मत मांगिए। उस दिन के बाद से बर्फी देवी अपनी दोनों बहुओं को बराबर का दर्जा देती है, और उनमें कोई भेदभाव नहीं करती। पीपलिका, आराधना, तुम दोनों हिम्मत रखो और अपनी पूरी ताकत लगाकर बस को पकड़े रहो। राज बेबी, पहले मुझे बचाओ, मेरा हाथ किसी भी वक्त छूट सकता है। नहीं राज, पहले मुझे बचाओ,
मैं और ज्यादा देर तक नहीं पकड़े रह सकती। प्लीज राज। अरे यार, किसको पहले बचाऊं? ये किस दोराहे में फंस गया हूं मैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। बस हिलने लगती है और तभी राज की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन राज अपने दिमाग से काम लेता है। पिपलिका और आराधना, तुम दोनों में सबसे ज्यादा कमजोर आराधना है, तो मैं उसे ही पहले बचाऊंगा। इसीलिए राज पहले आराधना को हाथ देकर खींच लेता है। तभी पिपलिका का हाथ छूटने लगता है। राज बेबी, प्लीज हेल्प। उतने में राज पिपलिका का छूटता हुआ हाथ पकड़ लेता है और उसे भी वो खींच लेता है। और जैसे ही अंत में राज पिपलिका को खींचता है, तब बस खाई में गिर जाती है। फिर राज आराधना और पिपलिका दोनों को गले से लगाता है। तुम दोनों ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मेरे अंदर शोले भड़क रहे हैं। तुमने सबसे पहले इस चुड़ैल को क्यों बचाया? पिपलिका, तुम्हारे मुकाबले आराधना कमजोर है और वो ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इस बार मैंने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनकर तुम दोनों की जान बचाई है। रहने दो राज, इस डायन को तो हम दोनों से ही जलन होती है। क्या करे बाहर वाली जो ठेरी। माइंड योर लैंग्वेज चुड़ैल। तू ही अपनी लैंग्वेज को माइंड कर डायन, वरना तुझे मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर दूंगी। हाँ नहीं तो। अब आराधना और पिपलिका में रोजाना राज को लेकर विश्व युद्ध होता रहता है। एक दिन सुबह पिपलिका देखती है कि आराधना राज के लिए कुछ स्पेशल बना रही है। राज को यह सूजी का हलवा बहुत पसंद है। इसे खाकर तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये मोहतरमा सूजी का हलवा बना रही है। चलो, अब इसके हलवे में थोड़ा सा अपने जलवे को मिलाने की बारी आ गई है। पिपलिका आराधना की गैर मौजूदगी में सूजी के हलवे में पेट खराब होने की दवाई मिला देती है। और जब राज उस हलवे को खाता है, उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। अरे यार, पूरा दिन बस बाथरूम में ही बैठना पड़ा। मुझे तो लग रहा है अपना बिस्तर भी बाथरूम में ही लगा लूं आज। आराधना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारे हलवे ने तो मेरा हलवा ही बना डाला। इसीलिए कहती हूँ राज कि ये चुड़ैल है, इसके हाथ से गलत काम ही होगा। हाँ, इसे तुम डिवोर्स दे दो और मुझे अपना लो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी और आराधना की प्रॉपर शादी नहीं हुई है। मैंने जो भी किया था वो दिखावा था, झूठा था। लेकिन मैं उस शादी को सच मानती हूँ राज। और तू पिपलिका, तू हम दोनों को छोड़कर चली जा, वरना मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे सर पर पीपल का पेड़ उग जाए। आराधना को बहुत देर बाद सोचने पर समझ आता है कि पिपलिका ने ही उसके हलवे में पेट खराब होने की दवाई मिलाई थी। अच्छा, तो इसीलिए पिपलिका इतनी सती सावित्री बन रही थी, क्योंकि उसी ने मेरे हलवे में कुछ कांड किया था। वरना मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा हलवा एकदम टेस्टी बना था। तू अब देख पिपलिका, तू मेरे रास्ते की काली बिल्ली बनी थी ना, अब मैं तेरे रास्ते की जंगली बिल्ली बनूंगी।
हाँ। फिर एक दिन पिपलिका राज के लिए एक गिफ्ट मंगवाती है। फाइनली ये महंगी वॉच का गिफ्ट आ ही गया। अब इस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने के बाद राज बहुत खुश हो जाएगा। आराधना गरीब है, वो राज को वो सब नहीं दे सकती जो मैं उसे दे सकती हूँ, और यही मेरा मेन एडवांटेज है। राज को महंगे महंगे गिफ्ट्स देकर मैं उसका दिल पूरी तरह जीत सकती हूँ और उसे अपना बना सकती हूँ। लेकिन आराधना पिपलिका के गिफ्ट बॉक्स में गोबर रख देती है, जिसके बाद जब राज उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है तभी उसमें से गोबर निकलता है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। ये क्या है? इतना गंदा मजाक कोई करता है क्या पिपलिका? तुमने मेरा दिल दुखाया है, जाओ मुझसे बात मत करो। लेकिन राज, मेरी बात तो सुनो। राज बेबी प्लीज। लेकिन राज उसकी एक बात नहीं सुनता और वो वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर आराधना आती है। क्यों डायन, तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही चाल चल सकती है? हाँ, तूने राज के हलवे में पेट खराब होने की दवाई मिलाई थी ना, इसीलिए मैंने तेरे गिफ्ट में गोबर रख दिया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ, यू ब्लडी वुमन। ओए, आवाज नीचे, वरना ये ब्लडी वुमन तेरा ब्लड भी चूस सकती है। समझ गई तू? इसीलिए कह रही हूं, चली जाए यहां से। थोड़े दिनों बाद करवा चौथ का दिन आता है। तभी पिपलिका और आराधना दोनों राज के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। आज दिन भर भूखी प्यासी रहकर मैं करवा माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं और राज एक हो जाए और हमारे जीवन से पिपलिका नाम का ग्रहण दूर हो जाए। आज करवा चौथ के इस पावन पर्व पर मैं बस यही प्रे करती हूँ कि मैं और राज बेबी एक हो जाए और आराधना मेरे राज बेबी को डिवोर्स दे दे और इस देश को और इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। रात को चांद निकल आता है। तभी पिपलिका और आराधना सज संवर कर छत पर पहुंच जाती है और अपनी अपनी पूजा की थाली लेकर राज के सामने खड़ी रहती है। ये लो राज बेबी, सबसे पहले मेरा व्रत तोड़ो। ये लो, मुझे पानी पिलाओ। नहीं राज, तुम सबसे पहले मेरा व्रत तोड़ोगे, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं मानती हूं कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, घर वाली हूं। इस बाहर वाली का व्रत तुम पर लागू नहीं होता राज। हे भगवान, हर बार इस धर्म संकट में मैं ही क्यों फंसता हूं? आखिर किसका व्रत सबसे पहले तोड़ेगा राज? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।